अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सत्तैन। नाज़रीन, पनामा केस मियां शरीफ के तर्के की तफसीलात तलब कर ली गई, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। खित्ते में भारतीय बालादस्ती अमेरिका कायम करना चाहता है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानिएगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस पर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद पेश हुए, कहा कि मरियम नवाज की कोई बैरून मुल्क जायदाद नहीं, लंदन फ्लैट्स उनके भाई की मिल्कियत है, जबकि उनके भाई भी ये कहते हैं कि ये जायदादें उनकी हैं। उन्हें वालिद के जेर कफालत कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जाता रहा ताकि उनके वालिद को जायदादों के मामले में मुलव्वस किया जा सके। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पनामा केस में गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ साहब भी पेश हुए थे। वो दलाइल देते रहे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद आज से मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल का आगाज़ किया। अब शाहिद हामिद साहब का अदालत को ये कहना था कि मरियम नवाज आम शहरी है, जबकि ये अवामी अहमियत का मामला कैसे हो सकता है। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हद तक मामला अवामी अहमियत का है, अदालत मुतनाज़ हक़ाइक़ पर फैसला दे सकती है, मुतनाज़ हक़ाइक़ पर फैसला शवाहिद रिकॉर्ड करने से हो सकता है। मरियम नवाज अपने वालिद के ज़ेर कफालत नहीं है, शाहिद हामिद का ये कहना था, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इल्ज़ाम ये है कि मरियम नवाज अपने वालिद की नुमाइंदगी कर रही है। जस्टिस खोसा ने कहा कि फरीकैन के पहले जवाब में कतरी खत का जिक्र नहीं था, ज़िम्नी जवाब में जिक्र किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए दानियाल अजीज ने एक अखबारी खबर कोट करते हुए जहांगीर तरीन पर क्या इल्जामात लगाए, जरा ये पहले सुनिए। ये देखें, एक अरब 647 करोड़ के गिफ्ट जो है ये जहांगीर तरीन ने अपने नाबालिग बेटी को, बेटी ने भाई को, भाई की अम्मी को, अम्मी ने खामंद को, खामंद ने फिर बेटे को। ये कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे टैक्स रिटर्न में है, तो जो हुसैन नवाज ने गिफ्ट दिए है या मरियम नवाज ने गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं, क्या वो उनके टैक्स रिटर्न में नहीं है? आप कितनी देर अवाम की आंखों में धूल झांकोगे? खुद तुम्हारा 1983 में ऑफशोर निकल आया। इतने घाघ और शातिर आदमी हो तुम। ये बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए कि आप फिल्थी और अनसिविलाइज्ड आपका रवैया है। जी, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से दानियाल अजीज साहब क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नून लीग, जिसका कि ये कहना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है और इमरान खान के जलसों पर उन्होंने इल्जाम लगाया है, मगर दूसरी तरफ खुद नून लीगी रहनुमा जो है वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं, अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमज़ोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकलेंगे। जी, हर गली चौक से ताबूत निकलेगा। आपने ख्वाजा साद रफीक को भी सुना, उन्होंने क्या कहा। इस तरह के बयान तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी दिए जा रहे हैं। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज पनामा केस में क्या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं नून लीग से मियां जावेद लतीफ साहब, तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी के क्यूम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद है। जी जावेद लतीफ साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ आप लोग इस्तिस्ना कहते हैं हम मांगेंगे नहीं, लेकिन इस्तिस्ना का जिक्र कर देते हैं, मरियम साहिबा का जवाब दाखिल होता है, लेकिन साथ ही सबसे पहली बात यह आ जाती है कि वो एक आम शहरी हैं और ये अवामी अहमियत का केस नहीं है। तो फिर ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? बात को शुरू करने से पहले खत्म कर दिया जाए। देखें मेरी बात यह है, जब हम ये बात करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड भी एक है। बैकग्राउंड ये है कि अगर आप ये कहें कि कोई चोरी हुई है, जिस तरह कहते हैं रंगे हाथों पकड़े गए, जिस तरह कहते हैं डाकू हैं, जिस तरह कहते हैं कि पैसा लेके, भाई अगर टैक्स चोरी किया है तो उसका सबूत दें, अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अगर तो उसका सबूत दें, अगर आप मनी ट्रेल का जिक्र करते हो तो वो आप सबूत दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक सेकंड के लिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर तो ये केस ट्रायल ना होता कोर्ट में, तो मेरी जहां चाहे आप बात करते, चौकों चौराहों में कंटेनर पर खड़े होकर, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसका जवाब देते। एक जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि एक कोर्ट लगी हुई है कमरा अदालत में और एक कोर्ट लग जाती है बाहर आके। आप अगर इतना सब्र कर लो कि एक ट्रायल हो रहा है, अगर आपके पास कोई सबूत है हम जो कुछ कह रहे हैं उसके खिलाफ, हमारे बातों के खिलाफ कोई आपके पास कोई चीज है, जावेद लतीफ साहब, ये तो आप कहते हैं ना कि सबूत दे रहे हैं, अदालत तो मुसलसल कह रही है, जस्टिस साहब बैठ के अदालत में बार बार कह रहे हैं सबूत दे सबूत दे सबूत दे। ना आप दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। आप उनकी बात तो चले छोड़े, आप लोग जो कहते हैं, आप अभी यहाँ बैठ के कह रहे हैं सबूत दे रहे हैं, कौन से सबूत है जो अदालत को तो नजर नहीं आते? जी, मैं अर्ज करता हूँ। अब आ जाए, आप जो कोर्ट की बात कर रही हैं कि कोई थ्रेड देता है, कोई नून से, कोई काफ से, कोई दाल से, कोई पीटीआई से, जो बाहर आके जलसों जुलूसों में जो बातें की जा रही हैं, भाई अगर बात आप करते हो कमीशन बनाने की, आप जुडिशल कमीशन का आपने जिक्र किया, वो बन गया, अब आप आ गए पनामा पेपर्स के हवाले से। पनामा पेपर्स के हवाले से अगर आप पहले तो कहते रहे हो कमीशन बनना चाहिए, जब कमीशन की कोर्ट ने बात की तो आप उस पे कहते हो कि हम एक सेकंड वो बात तो गुजर गई। करंट सिचुएशन पे आते हैं ना, यहाँ पर आप जब बात का आगाज करते हैं इस्तिस्ना से करते हैं, बात का आगाज करते हैं, अवामी अहमियत का हामिल नहीं है ये केस। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी कल की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा इमरान खान साहब के मुतल्लिक, भाई 2 दिन पहले आप माफी मांगते हो वकील के जरिए और उसके बाद कहते हो मैंने माफी मांगी नहीं। इसी तरह आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, उन्नको तो कहा गया अभी इसके ऊपर बात की नहीं जा सकती, उन्होंने तो कागजात भी जमा करा दिए। आपको कानून इजाजत देता है, आप स्टे ले लेते हो, कानून में गुंजाइश है। अगर कोई दूसरा लेता है तो आप उसको गलत कहते हो, ये कहाँ का भाई इंसाफ है? आप इसी तरह आप किसी स्टे के पीछे छुपते हो तो दूसरा कोई स्टे ले ले तो वो कहते हो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी प्ली तो ये थी ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेरे बहस है, और दूसरा ये कि ये आपको इजाजत नहीं कि इस तरह से आप उनके इन असासों की जांच पड़ताल करें। चलिए ये एक अलग मामला है, हम इस तरफ जरा आ जाते हैं ना, हम फिर डेविएट कर जाएंगे। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब भी हैं, जरा उनकी तरफ भी जाते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। जी शौकत साहब, आज जिस केस का आगाज होता है और इसमें उनके वकील की जानिब से ये कह दिया जाता है कि ये अवामी अहमियत का जो है केस जो है नहीं है, क्योंकि मामला कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज जो है वो आम शहरी है। अब ये सवाल उठा दिया गया, वही बात के पहले इस्तिस्ना की बात कर दी, अब ये बात कर दी, किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मामला बड़ा सिंपल है और पूरी दुनिया इस इंतज़ार में है कि जो एसेट्स इन्होंने बनाए हैं जो साबित हो गए हैं, और साबित कहते हैं ना कैसे साबित करें भाई, साबित तो ये है कि एसेट्स हैं ना, फ्लैट्स हैं या नहीं है, फ्लैट्स मौजूद हैं और उसके आपने बताना है कि किस तरह बनाए, सिंपल सा बात है। अब ये टेक्निकलिटी में चले गए हैं, टेक्निकल इश्यूज़ के ज़रिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखो इतना बड़ा सैम्पल केस और इतना वाज़े केस, इस पे ये कुछ हाँ, इनके जो वज़रा के जो लैंग्वेज बदल रही है और जिस तरीके से ये डिफेंड करने जा रहे हैं शरीफ फैमिली को, उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये बुकला गए हैं और इनको शिकस्त नज़र आ गई है। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ, यानी मुझे अल्फाज नहीं आते हैं कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, और ख्वाजा साद रफ़ीक और तिलाल चौधरी और पता नहीं दानियाल अजीज, इतने वो कितने डिफेंड के लिए रखे हैं इन्होंने, और जिस तरीके से ये लोग पॉलिश लगा के बात करते हैं ना, मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार, आप वफाकी वज़रा इस तरह होते हैं। एक फैमिली पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा है और आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। ये बताएं, आज अदालत में एक और बात भी की शायद हामिद साहब ने, उस पर भी जरा कमेंट करें ना। उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज जो है अपने वालिद के जेर कफालत नहीं है तो लंदन के फ्लैट्स उनके हों भी तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी जायदादें बाहर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनी ट्रेल तो फिर भी जाननी है ना कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, शायद वो उन्हीं गिफ्ट से आया जिनसे कि उन्होंने बाहर जायदादें बनाई। क्या ये अब स्टैंस लेना कि चूंकि वो जेर कफालत नहीं है तो जहां मर्जी उनकी जायदादें हो, कोई सवाल नहीं किया जा सकता? नहीं देखे, ये आप सही कह रही है, पाकिस्तान में अब तक इसके बारे में नहीं पूछा जाता रहा, इसलिए लोगों को आदत नहीं है ना, वो ये समझते हैं कि पता नहीं इमरान खान ने कौन सा केस उठा के सामने ले आया है। आदत नहीं है ना कि जी करप्शन के बारे में आप क्यों पूछते हैं। बात ये है, देखे ये इनके बच्चे हैं, ये पहले तस्लीम कर रहे हैं ना कि बच्चे हैं, अगर नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब तस्लीम करते हैं कि बच्चे हैं, और अल्लाह के फजल करम से जब ये बच्चे इतने छोटी उम्र में जब अरबपति बनते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप इक़्तिदार में थे,
अगर आप इक़्तिदार में नहीं रहे होते, तीन दफा वज़ीर आज़म ना बने होते, तो शायद आपसे भी ना पूछा जाता। लेकिन आप इस मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जो आपके एसेट्स सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि आज जो शायद हामिद साहब के दलाइल सुने, जिस वक्त शौकत साहब एक सवाल जरा करना है मियां जावेद लतीफ साहब से, जो जिस तरह के दलाइल आज शायद हामिद साहब ने दिए वहां पर, जिस तरह उन्होंने पहले ये बात कर दी कि एक आम शहरी है, अवामी अहमियत का ये केस नहीं है, ये बात कर दी। फिर उसके बाद जब कैप्टन सफदर की बात आई और उनके टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने की बात आई, और जब उसके ऊपर शायद हामिद साहब ने ये कहा कि जी टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की वजह से उनको ना अहल तो करार देने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, तो वैसे एक सवाल जहन में आता है कि ये तमाम जो वकील साहब के दलाइल थे, मरीम नवाज के जो वकील हैं, क्या वो इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं महसूस होते? जायदादें जहां मर्जी बनाए, क्या फर्क पड़ता है? आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करें तो नायल नहीं करार दिए जा सकते। ये सब बातें क्या जाहिर कर रही हैं? मुझे आप एक सवाल का जो आपने खुद किया है, इसी का आप जवाब दें। मुझे ये बता दें कि आपने मुझसे कानून के मुताबिक आप लड़ेंगे ना, मुझसे आप कानून के मुताबिक मुझे सजा जजा दोगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का टैक्स का कानून है, उससे आप हट के मुझे अपनी ख्वाहिश पर सजा दे दो। आपका जो हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर आपका लॉ आपको इजाजत नहीं देता तो आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो मैं आम हूं या खास हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और अगर आपका देखिए कानून के दायरे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात भी तो कोई चीज है। अगर आपको आज अदालत जो है वो इस केस को रूल आउट कर देती है और शरीफ फैमिली जो है अगर वो ये साबित किए बगैर कि वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि सबूत क्लियर नहीं है, अगर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदालत जो है केस को आउट कर देती है, तो इखलाकियात के दायरे में आते हुए मुस्लिम लीग नून अपने 2018 के इलेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती उस तरह। मेरीन, अब आज जो अखलाकियात पे जब अखलाकियात का जिक्र आएगा तो 1970 का भी जिक्र आएगा, 1971 का जिक्र आएगा, जब आपने पाकिस्तान के जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब गलत करते रहे तो हम भी करते रहे? गलत नहीं, मैं ये कहता हूं कि अखलाकियात कहां थी जब पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां से रुसवा करके पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया, जब वो खरबपति को एक दमड़ी भी ना दी गई, तो वो पैसे पूरे किए जा रहे हैं। जावेद लतीफ साहब एक ब्रेक लेनी है, चलिए जी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, यही मुझे ये जवाब दे लेने दे। मुझे एक ये जल्दी आप जो कह रही है ना, ये बात गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पाकिस्तान का कुछ सरमायाकार हो, पाकिस्तान का जरा से तलक रखने वाला हो, मुहिब्बे वतन होता है, आप उसको इस तरह गाली देके, इस तरह उससे प्रॉपर्टी उसकी छीन कर, आप ये नहीं कह सकते कि अखलाकियात यही है कि आप यहीं रहो, आप कुछ बनाओगे नहीं। आपकी बात पहुंची। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि उनके साथ शायद गलत हुआ था तो फिर आपके साथ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सुनाएंगे। खबर तो अच्छी है लेकिन हैरत अंगेज खबर है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में कमी के इशारे मिल रहे हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक अच्छी और हैरत अंगेज खबर का हमने जिक्र किया था ब्रेक से पहले, और वो ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में कमी के इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन में कमी के हवाले से 9वें दर्जे पर बेहतरी आई है और पाकिस्तान करप्शन में 176 ममालिक में 116वें नंबर पर गया है। ये इंडेक्स ममालिक को 0 से 100 के स्केल के दरमियान दर्जाबंदी इसकी करता है। अब आपको ये बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 32 पॉइंट्स दिए गए हैं, जबकि भारत और चीन को 40 के स्कोर के साथ 79 नंबर दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन से मुतालिक ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये किन आदाद शुमार की बुनियाद पर मुरतब की गई है? पाकिस्तान में जो करप्शन की शरह कम हो रही है, क्या वो वाकई कम हो रही है? और अगर ऐसा है तो किसका क्रेडिट है? क्या हमारी आवाम बाशऊर हो रहे हैं? क्या गुड गवर्नेंस इसकी एक वजह है, या क्या हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे
करप्शन कम हो। बादे नजर में ऐसी कोई इकदाम नजर नहीं आते, बल्कि करप्शन ही नजर आती है। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाफिन के डायरेक्टर रशीद चौधरी साहब। रशीद, आप बताइएगा, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन की शरह में कमी हुई है, ये मॉनिटर इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हमारे मुल्क में अच्छी खबरों की बहुत कमी है, तो एक छोटी सी खुशी भी हमारे लिए बहुत बड़ी खबर बनती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खबर में हमारे मुल्क में जो करप्शन की परसेप्शन है, जो करप्शन के बारे में जो लोगों का ख्याल है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन का जो सर्वे है, वो आवाम की आरा पे मबनी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो मुख्तलिफ जो इंडेक्सेस हैं, अशारिये हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग है हमारी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक IMF की जो अशारिये हैं, और बहुत सारे दीगर इदारों के जो अशारिये हैं, उन पर मबनी होता है। और ये जो इंडेक्स है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि किसी मुल्क में ओवरऑल स्टेबिलिटी कितनी इम्प्रूव कर रही है या कितनी उसमें कोई डिग्रेडेशन आ रही है। तो हमारे यहाँ जो ये पिछले 2012-13 से जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, हमारे जो टेररिज्म में कमी आई है, दहशतगर्दी में अमन आमा बेहतर हुआ है, तो उससे जो हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं। और अगर इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही की बात करें कि 2012 में हमारे 27 पॉइंट थे 100 में से, यानी कि 100 वाला जो मुल्क है वो मोस्ट क्लीन वो जानते हैं, और जो 0 वाला है वो सबसे बदतर मुल्क है। तो हमारे 27 पॉइंट्स थे, जो 2013 में 28 हुए, 2014 में 29 हुए। ये बताइएगा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाता है, लेकिन ये फिर किसका क्रेडिट है? ये कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि बेहतरी आ रही है, अवाम बाशऊर हो रहे हैं, हमारे इदारे जो है वो मजबूत हो रहे हैं? फर्क क्या आया है? नहीं, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं आया। मसला यही है, हमारा 126वां रैंक था 175 मुल्कों में 2014 में, 117वां रैंक था 2015 में 168 मुल्कों में, और 116वां रैंक है 176 मुल्कों में। उसमें 176 मुल्क, इसका एक और ये मतलब भी हो सकता है रैंकिंग में बेहतरी का, कि हो सकता है कि कुछ मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए हों, तो वो दर्जाबंदी में आगे आ गए हैं, तो हमारी उसमें पीछे आ गई है। लेकिन मसला वो दर्जाबंदी में आगे आ गया। अच्छा, एक वजह ये भी है रशीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि फर्क कोई खास आया, बल्कि कुछ ममालिक जो है करप्शन में ज्यादा आगे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चले गए। आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की है, मुलाकात की दावत दी है। क्या हो रहा है स्ट्रेटेजिकली, इसको हम किस तरह से देखेंगे? भारत जो है वो कितने में अपनी जो बालादस्ती का ख्वाब देखता है, क्या उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बात की है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने की दावत भी दी है। यहाँ देखना यह है कि भारत के खित्ते में बालादस्ती का जो ख्वाब है उसको पूरा करने में क्या ट्रंप इंतजामिया भारत की मदद करेगी? क्या ये सब कुछ पाक चाइना नेक्सस से डरकर खौफजदा होकर किया जा रहा है? भारत के पाकिस्तान के पानियों पर कब्जे, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम, और इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की सैकड़ों मर्तबा खिलाफवर्जी के बावजूद सवाल यह है कि भारत अमेरिका और खासतौर पर सदर ट्रंप का फेवरेट क्यों है? दिफाई लिहाज से पाकिस्तान के लिए यह मामला कितना अहम है? और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अहम अमेरिकी इमिग्रेशन बिल पर दस्तखत कर चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका के मुसलमान ममालिक से जो ताल्लुकात है उनकी नौयत क्या होगी, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई कार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। अमजद शोएब साहब, इसका जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान के जो दिफाई मामलात है उसके हवाले से ये कितना एक अहम है इस वक्त, जो अमेरिका अपने ताल्लुकात भारत के साथ, यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ताल्लुकात जो है भारत के साथ जिस तरह मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
पहले तो आप ध्यान में रखिए कि एक हल्फ उठाने से पहले कुछ दिन पहले एक टेलीफोन कॉल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ भी उधर भी आई और बात हुई थी, और उसने यहाँ पे लोगों को बड़ा खुशफहमी में मुब्तला कर दिया और हकीकतों से लोगों ने आंखें बंद की, ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने। हकीकत ये है कि पिछले 10-12 साल में अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुकात में इतना आगे जा चुका हुआ है कि उसमें उसको सुस्त रवि पे लेके जाना या उसको रिवर्स करना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके लिए मुमकिन है। ये 10-15 साल की बात नहीं, ये 25-30 साल की आगे पॉलिसी है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सामने, उनको रख के ये इन्वेस्टमेंट की गई है। इंडिया में अभी F-16 की फैक्ट्री लग रही है। इंडिया को डिफेंस में तो वो बड़ी खुली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डिज़ाइन दे रहे हैं, वो बनाने में मदद करेंगे उनको। उसके अलावा आपने देखा कि उनके बेसेस इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इजाज़त दी कि जी ठीक है, हम इंडिया के एग्रीमेंट हुआ उनका, और इंडिया अमेरिकन बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अफगानिस्तान में एयर बेसेस हैं अमेरिका के, वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत आगे जा चुके हैं। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ एक रियलिटी है सामने रख के तो हकीकतें देखनी चाहिए और उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। हकीकत ये है कि 8 F-16 जिससे कोई क़यामत नहीं टूट सकती थी, वो भी आपको नहीं दिए गए। दूसरे लफ्ज़ों में आपके साथ डिफेंस कॉपरेशन जो है वो तकरीबन 0 लेवल पे आ चुकी है, वो ख़त्म कर दी गई है। ट्रंप हो सकता है कि कोई लॉलीपॉप दे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा है कि पाकिस्तान को हमें कुछ ना कुछ ले दे करके तो उनको वापस उनका इंटरेस्ट जो है वो वापस लाना चाहिए। लेकिन ये ट्रैप होगा, हमें उस ट्रैप में मूव नहीं करना चाहिए। अमेरिका के अपने डिज़ाइन हैं और वो हर हालत में वो परसू कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कुर्बान करके, उनको सेक्रीफाइस करके वो अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करना चाहता है। उसकी तमाम सोच जो है वो इंडिया की सोच के मुताबिक है और वो इंडिया की ही प्रिज्म से सारा कुछ देखता है इस खित्ते में। जो आपको सूट नहीं करता, आपके लिए वो बड़े खतरात पैदा करता है। सवाल यहाँ पर ये है, आपने कहा ठीक है थोड़ा सा मुतमईन करने की पाकिस्तान को कोशिश की जाएगी, शायद एक लॉलीपॉप थोड़ी सी दे दी जाएगी, लेकिन यकीनन हमारी तरफ से समझदारी का तकाजा ये कि अब हम मामलात को समझ जाएं। लेकिन कितना एक इम्पॉर्टेंट है या कितना ही खतरनाक है ये इस खित्ते के लिए, जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्या ये पाक चाइना नेक्सस जो है ये उसके खिलाफ भी एक उनकी तरफ से एक एक्शन दिखाया जा रहा है? हम इससे कितने मुतासिर होंगे? हमारी दिफा के हवाले से ये मामला जो कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप चाइना के साथ मिसाल के तौर पे ताल्लुकात अपने ख़त्म भी कर दें, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, CPEC भी बेशक ना बने, यहाँ पे ताल्लुकात भी ख़त्म कर दें, तब भी जो पॉलिसी अमेरिकन है वो यही रहे, क्योंकि उन्होंने इस खित्ते में पूरे में जो पार देखते हैं, जिसको वो समझते हैं कि उनकी प्रॉक्सी बन सकता है, इस पूरे खित्ते को मॉनिटर कर सकता है अमेरिकन बिहाफ पे, वो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। चुनाचे ये चीज़ जो है ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि वो कभी भी हमें उस तरह प्रॉपर नहीं कर। लेकिन एक चीज़ मौजूद है, पाकिस्तान की जोग्राफिक लोकेशन, अगर किसी वक्त अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं और अमेरिका को फिर दोबारा वहाँ पे रीइंफोर्स करना पड़ता है, तो फिर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के अलावा कोई रास्ता उनका अंदर जाने का नहीं है। जो नॉर्दर्न रूट वो इस्तेमाल करते थे, वो अब प्रॉब्लम है, वहाँ पर रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, बड़ा महंगा पड़ता है। यानी हम सिर्फ जरूरत के वक्त अमेरिका को याद आते हैं और उसी वक्त हम नजर आते हैं, वरना दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सारी जी खिदमात हैं, खिदमात उसकी कोई कदर नहीं। पाकिस्तान को आइंदा अपने कार्ड्स बड़े बिल साइन किया जाएगा और वो बिल जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह मुसलमान रिफ्यूजीज को अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, कुछ ममालिक है जिस तरह शाम, यमन, इराक, उनके हवाले से ताल्लुकात जिस तरह से खत्म किए जाएंगे। तो किस तरह के ताल्लुकात आगे आप देखते हैं मुसलमान ममालिक और अमेरिका के, और फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान और अमेरिका के इस तरह के बिल साइन होने के बाद, क्योंकि जो इंतखाबी वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, अब वो लग रहा है कि 1 बाय 1 उनको पूरा करने जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही खतरनाक वादे थे जो उन्होंने किए थे। देखें, आप ये ज़हन में रखें, हमें मुसलमान ममालिक जो है ना ये बार बार इनके धोखे में आते हैं। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका से ज़्यादा कोई सेल्फिश मुल्क नहीं है, और सेल्फिश होना अपनी जगह पे, बहुत सारे मुल्कों को अपने मफादात देखने चाहिए, लेकिन उनके साथ उसमें मुनाफकत भी बेतहाशा है, जैसे हम हिपोक्रेसी कहते हैं। अब ये जो चीज़ है ये अगर आप जहन में रखें तो इन मुसलमान मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ मसला है, जहाँ जहाँ से रेफ्यूजीज़ निकल रहे हैं, ये वही मुल्क हैं जिनको डिस्टेबलाइज खुद अमेरिका ने किया है, तबाही वहाँ मचा दी। अब जब लोग रोते धोते वहाँ से अपने
घर बार तबाह करके बाहर रहना चाहते हैं तो अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये मसला आपको यूनाइटेड नेशन में भी मुसलमान मुल्कों को मिलकर उठाना चाहिए। गो के अमेरिका वही करेगा जो उसकी मर्जी है, उसमें आपको पता है यूनाइटेड नेशन की वो परवाह तो नहीं करते, लेकिन कम से कम वहाँ पे आप रशिया वगैरह दूसरे ममालिक की सपोर्ट लेके तो अमेरिका को कॉर्नर जरूर कर सकते हैं, उनके अवाम तक आवाज जरूर पहुंचा सकते हैं, उनके लोगों को पता लगना चाहिए कि जो ढोल पीटा जाता है ह्यूमन राइट्स का। कि क्या ये जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा इस खित्ते में? बिल्कुल होगा। इम्बैलेंस पहले भी क्रिएट करने की कोशिश की गई और आगे भी होगा। इसमें मैं सिर्फ, अगर आप 1 मिनट इजाजत दे दें, तो सबसे अहम चीज ये है कि आपकी डेवलपमेंट, आपके जैसे आप अपने वेपन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो आप तो कोशिश कर रहे हैं कि उस बैलेंस को किसी न किसी शक्ल में किसी हद तक मेंटेन किया जाए, लेकिन अमेरिका की कोशिश होगी कि वो आपसे आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज आपके न्यूक्लियर वेपन्स और इसी तरह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो किसी तरह आपसे ले लें, क्योंकि उसके बगैर इंडिया की हजमनियां बन नहीं सकती और वो ट्रैप होगा जिसमें वो आपको ले जाना चाहेंगे। अगर आप अमेरिका को एंगेज रख के उनके उस इरादे से बच सकते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आप खित्ते में बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है अमजद शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप शुक्रिया। बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, ये कहना आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। मुझे मेहरीन सत्तैन को इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।